आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। उन लोगों की प्रॉपर्टीज को उस वक्त 47 के बाद की सरकार ने यह कहा कि जो हिंदू पाकिस्तान से यहां आए हैं इनको इनकी प्रॉपर्टी दे दो, क्योंकि वहां करोड़पति सिखों की प्रॉपर्टी थी, उस पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था कि भाई इनको रहने को दे दो, ये घर से बेघर हो गए हैं, इस प्रॉपर्टी में ये लोग रह सकते हैं। ये फैसले के साथ उनको उन मकानों में रहने दिया। लेकिन जिन लोगों को सिखों की हत्या के लिए हायर किया गया था उन्होंने अपना मुआवजा मांगा। इसलिए मैंने कहा कि जब कभी जीवन में मुआवजा मांगने की नौबत आए तो हजारों साल तक उस मुआवजे का असर रहे, ऐसा मुआवजा मांगना, छोटा मोटा मत मांगना। इसलिए उन्होंने मुआवजे में क्या मांगा? नौकरी नहीं मांगी, रिजर्वेशन नहीं मांगा, आईएएस पीसीएस की सीट नहीं मांगी। हम उन्हें कितना भी जाहिल कहें, कितना भी अनपढ़ कहें, लेकिन 1000 साल की सोचते हैं वो, आप 1 घंटे की नहीं सोचते। जब मुआवजा मांगा तो कहा गया कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों की प्रॉपर्टी को आपने हिंदुओं को दे रखा है, इस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए और उस पर मालिकाना अधिकार हमारा कर दिया जाए। एक ही झटके में राजीव गांधी के उस फैसले ने अरबों खरबों रुपए की इस देश में प्रॉपर्टी जो सरकार की थी, जो सरकार ने अपनी चॉइस से पाकिस्तान से भागे हुए हिंदू महिलाओं और बच्चों को दे दी थी, वो एक ही झटके में वक्फ प्रॉपर्टी में चली गई और उस पर मालिकाना अधिकार मुसलमानों का हो गया। हमको ये घटना पता ही नहीं है। 1995 आया, 95 में दोबारा से उन्होंने अपना हर्जाना मांगा और कहा कि हमारी मस्जिद को तुमने तोड़ दिया है, हमने बलवा नहीं किया है क्योंकि तुम हमारे पुराने साथी हो, क्योंकि सेंटर के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उन्होंने हर्जाना नहीं मांगा, वो बेवकूफ नहीं है। यह बात अलग है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक अजीब तमाशा किया और यह आपको दिखाया ताकि आपको असली एजेंडा ना पता चले और आप इस कंफ्यूजन में रहें कि देखो अरे भाई मस्जिद गिरने के बाद देश में शांति है, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत छुटपुट हरकतें की, लेकिन हर्जाना क्या मांगा? अंदर कमरे में मांगा और वो हर्जाना आपने दे दिया और आपको पता ही नहीं चला, आप चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने हर्जाना ये मांगा कि आप हमें हमारी कौम के साथ जो नाइंसाफी हुई है, अपने घाव और अपनी तथाकथित तफलीक को कैसे बेचा जाता है, क्या मार्केटिंग की जाती है, यह समझने की बात है। सरकार को लगा कि बाबरी मस्जिद तो अब चली गई, तो ये जो आहत हैं, जो बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि क्या करें, तो तत्काल सरकार ने जो आदमी 1998 में मर गया था उसको भारत रत्न दे दिया, मौलाना आजाद को 1992 में। उन्होंने कहा इसको आपने भारत रत्न दे दिया, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे हमें क्या लेना देना है। जब दे दिया उसके बाद ये बात कही, नहीं हमें तो कुछ और चाहिए। तब पहली बार नरसिम्हा राव की सरकार में 1993 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और बिना किसी से पूछे, ना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, ना उसका कोई बेसिक उसका कोई नैरेटिव है, ना ही उसकी कोई डेफिनेशन है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि भारत के अंदर 5 मजहब के लोग माइनॉरिटी में हैं। उन्होंने कहा सिख 1.5%, 40,000 सिर्फ 40,000 पारसी, 1.25% सिख, 3% ईसाई, 1% बौद्ध और 16% मुसलमान। और आपने अनाउंस कर दिया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अब पारसी इस देश में 40,000 हैं, वो इतने संपन्न लोग हैं कि वो आज तक जानते ही नहीं है कि माइनॉरिटी कमीशन से कोई फायदा भी मिलता है। सिख लेता नहीं है, बौद्ध को पता नहीं है, ईसाई पहले ही यहां ईसाइयों को इतना मजबूत करके गए हैं कि उन्हें आपका कुछ चाहिए नहीं। सारा करोड़ों का बजट मुसलमानों को जाता है।
उन्होंने चीजें ऐसी मांगी जिससे वो आपसे हजारों साल लड़ सके। आप होते तो मकान मांग लेते, आप आलू के प्याज के दाम कम करा लेते, इससे ज्यादा नहीं करते। तो 1993 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना और करोड़ों का उसका बजट है, जिसका 90% इन्हीं के पास जाता है। तो 93 में यह हो गया। फिर 95 आए तो नरसिम्हा राव को लेकर के अजीब किस्म की तकलीफें थी। फिर दोबारा से ब्लैकमेल किया और आपकी लीडरशिप ब्लैकमेल होने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में हम एक फर्दर अमेंडमेंट चाहते हैं। उन्होंने कहा यह भी कर देते हम। 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर फर्दर अमेंडमेंट हो गया। हमको वो भी नहीं पता कि क्या अमेंडमेंट हुआ। हमको 85 का नहीं पता, 56 का नहीं पता और 1923 का तो पता नहीं है। और उसके बाद में 95 में सरकार चली गई। उसके बाद सरकार टूटी फूटी आई, जैसे भी आई। लेकिन आप उनके एजेंडे को देखिए, वो सरकार और संविधान और पार्लियामेंट के अंदर कभी 50 से ज्यादा नहीं थे। हाईएस्ट गिनती उनकी 50 थी एक बार, नहीं तो 2 जीत गए, 4 जीत गए, कुल मिलाकर 10-12 होते हैं वो। लेकिन उनकी मैं बार बार जो आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं कि उस समाज की सामूहिक शक्ति ने देश की संसद को घुटनों पे खड़ा कर दिया। वो आपकी गिनती में कम है, लेकिन आप 90 करोड़ होने के बाद एक बार भी अपने राष्ट्र के हित में, अपने निजी हितों से ऊपर उठ करके एक बार भी सरकार को घुटनों पे नहीं ला पाते आप।